नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री का निर्वाचन कैसे होता है और किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रधानमंत्री का निर्वाचन वो किया जाता है। क्या भारत के प्रधानमंत्री का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है या अप्रत्यक्ष रूप से होता है और इसकी कौन-सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? भारतीय प्रधानमंत्री के लिए कौन-कौन सी योग्यताएँ है, ये इसके बारे में हम डिटेल से देखने का प्रयास करेंगे। डिटेल से मतलब कि पूरे इसकी प्रधानमंत्री का जो निर्वाचन की प्रक्रिया है, पूरी खोपड़ी आज खोलने वाले हैं। प्रधानमंत्री की निर्वाचन प्रक्रिया की पूरी पोटली जितनी है, पूरी की पूरी पोटली हम खोलने वाले हैं, ठीक है ना? खोपड़ी नहीं, पोटली। याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री निर्वाचन की पूरी पोटली आज हम खोलने जा रहे हैं कि आखिर निर्वाचन किस प्रकार से होती है, ठीक है? और निर्वाचन की पद्धति क्या है? निर्वाचन क्या प्रत्यक्ष होते हैं या अप्रत्यक्ष होती है? इसके बारे में हम डिटेल से हम बात करने जा रहे हैं और देखते हैं। तो भारत में प्रधानमंत्री का जो है निर्वाचन जो है प्रत्यक्ष रूप से नहीं होती है। अभी तक आप सुनते होंगे कि हमने तो मोदी जी को चुना। नहीं भाई, आप लोकसभा के जो है बहुमत को वोट दिए और बहुमत दल के जो लोग हैं, बहुमत दल के जो सदस्य हैं, उन लोगों के सम्मिलित सम्मिलित अ, विचार, सम्मिलित निर्णय ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के लिए राष्ट्रपति के सामने रिप्रेजेंटेट किया, समझे? तो अभी तक कहने का मतलब कि ये विगत कुछ वर्षों से ट्रेंड चल चु गया है कि हम प्रधानमंत्री को चुनते हैं, हम प्रधानमंत्री को चुनते नहीं। हम अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक सांसद को चुनते हैं। और जब इसी प्रकार से लोकसभा चुनाव जब पूरे भारत भर में होता है और जब कोई बहुमत प्राप्त करता है, तो बहुमत प्राप्त जब कोई पार्टी करता है, तो बहुमत प्राप्त पार्टी अपने में से किसी एक व्यक्ति को क्या करता है, अब नाम सेलेक्ट करके राष्ट्रपति के समक्ष भेजता है और वो व्यक्ति जो है क्या होता है, प्रधानमंत्री कहलाता है। लेकिन अभी जैसा चलन है कि लोकसभा के अपने सांसद का चेहरा ना देखो, डायरेक्ट प्रधानमंत्री का चेहरा देखो और वोट करो। तो ये क्या है, एक लुभावनी चीज़ें है कि दूर के ढोल सुहान लागत है ना, जैसे कहावत थी, वैसे दूर के चीज़ों को देख कर के आप अपने जनप्रतिनिधि को भूल जाते हैं कि आपका कौन-सा जनप्रतिनिधि आपके हित का काम करेगा, ठीक है ना? क्योंकि जनप्रतिनिधियों द्वारा चुने हुए व्यक्ति ही जाकर के जब बहुमत प्राप्त करते हैं, तो वही जनप्रतिनिधियों का एक समूह जो होता है, उसमें से सर्वसम्मति से किसी एक व्यक्ति का नाम को सेलेक्ट किया जाता है। जो सेलेक्ट नाम होता है, उस नाम को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है कि हाँ, फला व्यक्ति को हम अपने बहुमत दल का नेता चुनते हैं और उस फलाने व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या है, अनुच्छेद 75 आर्टिकल अनुच्छेद 75 सब क्लॉक ए के अकॉर्डिंग उस व्यक्ति को क्या करता है, प्रधानमंत्री के लिए शपथ दिलाता है, ठीक है? और और तो और जब प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75 ए के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं तो प्रधानमंत्री तो शपथ हो जाता है, उसके बाद प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की जो है नियुक्ति भी राष्ट्रपति के शपथ द्वारा ही होता है, ठीक है ना? अन्य मंत्रियों की भी शपथ कौन दिलाते हैं या नियुक्ति कौन करवाते हैं? तो राष्ट्रपति करवाते हैं। आर्टिकल किसमें? आर्टिकल 75 सब क्लॉक ए के अंतर्गत और ये किसके सलाह पर करवाते हैं? तो ये भी प्रधानमंत्री की सलाह पर करवाते हैं, ठीक है? प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद गठित होती है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। मंत्रिपरिषद में 3 स्तर के मंत्री होते हैं, ठीक है? और इस 3 अंतर के मंत्रियों की जो सलाह होती है, जो डिसीजन होता है, वो राष्ट्रपति को मानना पड़ता है। जनरली ये क्या था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पहले मानता नहीं था, या तो मानता नहीं था या मान भी सकता था या नहीं भी मान सकता था, राष्ट्रपति के स्वविवेक पर निर्भर करता था। लेकिन जब देश में आपात स्थिति लागू हुई और जब आपात स्थिति से देश जब पुनः अपने लोकतांत्रिक स्थिति में 1977 में आई, तब जो भारत के कानूनविदों ने देखा कि यहाँ पर कानूनी लूप होल है, तो उस कानूनी लूप होल को हटाने के लिए, लोकतांत्रिक लूप होल को समाप्त करने के लिए एक संशोधन किया गया और उस संशोधन में राष्ट्रपति को ये जिम्मेदारी दी गई कि जब मंत्रिपरिषद आपको सलाह देगा, तो उस सलाह को आपको
एक बार आप उस सलाह को चाहें तो पुनः मंत्रिपरिषद को वापस भेज सकते हैं। लेकिन यदि मंत्रिपरिषद पुनः उसी निर्णय को आपके समक्ष रखता है, तो उस निर्णय को आपको मानना, उसकी सलाह को मानना आपकी मजबूरी हो जाएगी। राष्ट्रपति साहब को सलाह को मानना मजबूरी हो जाएगी, बाध्य हो जाएगा। ये 1978 में एक भारतीय संवैधानिक संशोधन के तहत शामिल किया गया। ठीक है? भारतीय संवैधानिक संशोधन के तहत ये शामिल किया गया। किसके लिए? राष्ट्रपति साहब को उस सलाह को मानने के लिए बाध्य किया गया। एक बार वो ना मान करके भेज सकता है वापस, लेकिन दूसरी बार यदि पुनः मंत्रिपरिषद उस निर्णय को राष्ट्रपति के समक्ष भेजता है, तो राष्ट्रपति को दूसरी बार उस सलाह को मानना अनिवार्य हो जाता है। तो अनुच्छेद 74 क्या कहता है? मंत्रिपरिषद का गठन। अनुच्छेद 74 क्या कहता है? मंत्रिपरिषद का गठन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 74 में है। ठीक है? अनुच्छेद 75 का 3 कहता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। मंत्रिपरिषद किसके प्रति होगा? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। लोकसभा के प्रति कौन उत्तरदायी होगा? तो मंत्रिपरिषद जो है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। इसलिए प्रधानमंत्री वही बनता है जिसे लोकसभा का बहुमत प्राप्त होता है। जिसे लोकसभा का बहुमत प्राप्त होता है, वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है। प्रधानमंत्री बनने की वास्तविक प्रक्रिया क्या होती है भाई? तो प्रधानमंत्री बनने की कोई वास्तविक प्रक्रिया मतलब कि लिखित प्रक्रिया भारतीय संविधान में उसकी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड नहीं होती है। प्रधानमंत्री बनने की वास्तविक प्रक्रिया भारतीय संविधान में 3 रूपों में वर्णन किया गया। कौन कौन से? एक होगा लोकसभा का चुनाव, दूसरा होगा उस चुनाव में या तो कोई पार्टी है बहुमत प्राप्त करेगा अथवा नहीं प्राप्त करेगा, और यदि वो बहुमत नहीं प्राप्त करेगा तो गठबंधन करेगा, और गठबंधन के द्वारा लोकसभा में बहुमत जो होती है 272 प्लस सीटें, यदि गठबंधन 272 प्लस सीटें प्राप्त कर लेता है, तो भी क्या है, वह प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्य हो जाता है। या फिर राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक का इस्तेमाल करना। प्रधानमंत्री बनने की वास्तविक 3 प्रक्रिया है। लोकसभा जनता के सांसदों द्वारा चुने हुए क्या होते हैं, जब लोकसभा का चुनाव होता है तो जनता द्वारा सांसदों का चुनाव करती है। जब जनता सांसदों का चुनाव करती है तो जनता द्वारा चुने हुए सांसदों की पार्टी या तो बहुमत प्राप्त करती है अथवा बहुमत प्राप्त नहीं करती है। यदि बहुमत प्राप्त नहीं करती है तो इस स्थिति में क्या करता है, और पार्टी गठबंधन करती है, और गठबंधन करती है तो गठबंधन की जो गठबंधन की जो सीटें होती है 272 प्लस से अधिक होनी चाहिए, तभी वो पार्टी जो है प्रधानमंत्री पद के लिए राष्ट्रपति के समक्ष नाम को नॉमिनेट करता है। या तो फिर यदि बहुमत प्राप्त कर लेता है, जनता द्वारा सांसदों के चुने हुए पार्टी यदि बहुमत प्राप्त कर लेता है, तो उस डायरेक्ट बहुमत प्राप्त व्यक्ति को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है कि हाँ, फलाना व्यक्ति हमारे बहुमत प्राप्त दल के नेता हैं, आप इसे प्रधानमंत्री के लिए क्या करवाएं, शपथ दिलवाएं, या तो इसे हाँ, हाँ, इसे शपथ दिलवाएं। किसी के समक्ष? राष्ट्रपति के समक्ष। और इस प्रकार राष्ट्रपति साहब जो है उस बहुमत प्राप्त दल के नेता को क्या करते हैं, शपथ या नियुक्ति करवाते हैं। किस आर्टिकल के अनुसार? अनुच्छेद 75 सब क्लॉक 1 के अनुसार क्या करते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ठीक है? अनुच्छेद 1 के अनुसार, 75 अनुच्छेद 1 के अनुसार शपथ ग्रहण की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है। किससे लेता है पद एवं गोपनीयता की शपथ? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। शपथ का प्रावधान अनुच्छेद 75 के 4 में, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो है प्रावधान, शपथ का प्रावधान कि मैं फलाना व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी पूरी क्षमता से भारतीय संविधान का पूरी कर्तव्यों के साथ निर्वहन करूंगा, आदि आदि जो उच्चारण होते हैं, उसका प्रावधान भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 75 का सब क्लॉक 4 में किया गया है। यदि किसी दल को बहुमत प्राप्त ना हो तो उस स्थिति में राष्ट्रपति स्वविवेक का क्या करते हैं, स्वविवेक का इस्तेमाल करके किसी भी एक पार्टी को बुला करके बहुमत सिद्ध करवा सकते हैं, और उस व्यक्ति से जनरली उस पार्टी को बोलते हैं जो विश्वास मत या कॉन्फिडेंस वोट साबित कर सके। कहाँ? संसद में। ऐसे पार्टी को राष्ट्रपति न्योता भेजते हैं कि ठीक है, दोनों या 4 पार्टियां थी, किसी ने बहुमत
स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं किया, फिर भी मैं फलाने पार्टी को न्योता भेज रहा हूँ कि आप आइए और बहुमत सिद्ध कीजिए। और कैसे करेगा? तो गठबंधन करके करेगा। तो ठीक है, यदि गठबंधन करके कर लिया और विश्वास मत प्राप्त कर लिया, तो उस स्थिति में वो प्रधानमंत्री बना रहता है। और यदि विश्वास मत प्राप्त नहीं करता है, तो जो व्यक्ति शपथ ग्रहण किया रहता है, वो क्या होता है? प्रधानमंत्री पद से हट जाता है। मतलब कि विश्वास मत खो देता है, तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, तो प्रधानमंत्री पद से भी हट जाता है। अब देखेंगे कि प्रधानमंत्री बनने की योग्यता भारतीय संविधान निर्माताओं में सबसे बड़ी कमजोरी यही दिखती है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी भी प्रकार की योग्यता का निर्धारण नहीं किया गया। शायद उस समय जो संविधान निर्मात्री सभा थी, उन्होंने जनता को क्या कह सकते हैं कि जनता को जागृत चेतना माना हो कि जनता ही जागृत चेतना होती है और जनता स्वविवेक से उसी व्यक्ति को संसद के रूप में चुनेगी जो उसके निर्वाचन क्षेत्र को अधिक से अधिक अच्छे प्रकार से डेवलप कर सकती है। इसीलिए शायद प्रधानमंत्री की योग्यता के लिए भारतीय संविधान में कहीं भी किसी प्रकार से लिखित उसका वर्णन नहीं किया गया कि भारतीय प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होगा, कि अनपढ़ होगा, कि अंगूठा छाप होगा, कि हिमालय से आया हुआ होगा, कि जंगल झाड़ से निकला हुआ गुंडा मवाली कोई भी होगा, उसकी कोई भी किसी भी प्रकार की योग्यता भारतीय संविधान में उसे नहीं दिया गया, सिर्फ कहा गया कि भारतीय नागरिक होगा। अब जब जनता चुनेगी तो जनता तो मूर्ख होगा नहीं, जनता को संविधान निर्मात्री सभा जो थी जागृत चेतना माना था कि जनता जो है अपने समाज की जागृत चेतना होती है और जनता अपने समाज के हित और अहित को अच्छे तरह से जानती है। तो उस स्थिति में जनता जिस व्यक्ति को चुनेगी वो अपने हित के लिए ही चुनेगी और जब अपने हित के लिए चुनेगी तो उसके उसके लिए जरूरी नहीं है कि उसे संविधान में कोई ऑथेंटिक सर्टिफिकेट या ऑथेंटिक डिग्री की आवश्यकता हो। इस प्रकार के उस समय के संविधान निर्माताओं का विचार रहा होगा। उन्हें क्या पता था कि आने वाले भविष्य में जनता आज से भी ज़्यादा बेवकूफ़ जनता होंगे, जो भेड़-बकरी की तरह दौड़ेंगे और जो दिखाई दे उसे उसे ही वोट देने लगेंगे। उस समय के जो संविधान निर्मात्री थे, वो सब विवेक जनता के ऊपर छोड़ दिए थे। ठीक है? आज स्थितियाँ ऐसी है कि अनपढ़ गंवार जाहिल भी देश का प्रधानमंत्री बनता है और उसकी सेवा में देश के सर्वोच्च एग्जाम पास करके यूपीएससी जैसे टॉप एग्जाम पास करके उसकी जी हुजूरी में लगे रहते हैं। तो ये आज हमें लूप होल दिखता है संविधान में प्रधानमंत्री के लिए किसी भी प्रकार की शैक्षणिक योग्यता ना रख करके ये थोड़ी लूप होल दिखाई देती है। लेकिन वो स्वविवेक पर डिपेंड करता है, व्यक्ति के स्वविवेक पर कि यदि वो चाहेगा तो 5 साल के बाद उसे हटा सकती है, लेकिन चाहेगा नहीं तो उसे 50 साल तक भी ढो सकती है। तो ये जनता के स्वविवेक के लिए उस समय पर जो है संविधान निर्मात्री सभा द्वारा जनता के हित के लिए छोड़ दिया गया था, ठीक है ना? अब जब कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता है, तो या तो राज्यसभा का सदस्य होगा या लोकसभा का सदस्य होगा और दोनों जगह का सदस्य नहीं होगा और उसे प्रधानमंत्री जनरली ये अभी से जो पूर्व प्रधानमंत्री साहब थे डॉक्टर मनमोहन सिंह तो कभी भी लोकसभा का सदस्य नहीं थे। हमेशा से वो असम असम से राज्यसभा का सदस्य चुन करके आते थे हमेशा से और राज्यसभा के मेंबर के रूप में वो जो है प्रधानमंत्री पद पर बने रहते थे। तो यही कहा गया कि अनुच्छेद 75 के 5 में जो बोलता है कि किसी भी सदन के भीतर वो चाहे लोकसभा के सांसद हो चाहे राज्यसभा का सांसद अनुच्छेद 75 5 के अकॉर्डिंग किसी न किसी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है उसी व्यक्ति को 6 महीना के अंदर। यदि वो व्यक्ति 6 महीना के अंदर किसी भी सदन का सदस्य नहीं बन पाता है, तो उस स्थिति में जो है प्रधानमंत्री अपने बहुमत खो देता है और मंत्रिपरिषद विलुप्त हो जाती है या विघटित हो जाती है। मंत्रिपरिषद क्या होगी? विघटित हो जाती है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल की बात करेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि प्रधानमंत्री की कार्यकाल कितना होता है। तो भाई प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल संवैधानिक रूप से नहीं दिया गया है। लेकिन लोकसभा का जब तक विश्वास प्राप्त रहेगा तब तक कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री का तब तक माने लोकसभा का विश्वास मत के लिए प्रधानमंत्री बने रहना संवैधानिक रूप से 5 वर्ष से निर्धारित किया गया है। लेकिन यदि 5 वर्ष के अंदर भी लोकसभा का विश्वास खो जाता है तो व्यक्ति प्रधानमंत्री पद से तुरंत का तुरंत हट जाता है, गिर जाता है, मंत्रिपरिषद गिर जाता है, विलुप्त हो जाता है
विघटित हो जाता है, विलुप्त का अर्थ विघटित हो जाना, ठीक है ना? तो विघटित हो जाता है, और इस स्थिति में जब मंत्रिपरिषद ही विघटित हो जाएगा, तो फिर मंत्रिपरिषद का जो मुखिया प्रधानमंत्री है, वो ऑलरेडी विघटित हो जाते हैं, उसकी शक्ति, उसके पावर समाप्त हो जाता है, ठीक है? राष्ट्रपति की संतुष्टि पे डिपेंड करता है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बोला जाए, या वर्तमान स्थिति ऐसी है कि राष्ट्रपति यदि असंतुष्ट भी है और लोकसभा बहुमत से किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के लिए नॉमिनेट किया है, तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के लिए नामित करेगा, भले वो व्यक्ति जो है राष्ट्रपति के नजर में असंतुष्ट हो, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति को बहुमत दल के नेता को सम्मानित करना पड़ेगा। वजह यह है कि लोकसभा का जो सम्मानित व्यक्ति होगा, वो जनता का नेता होगा, जनता का सेवक होगा, जनता का प्रतिनिधि होगा। इसलिए उस स्थिति में राष्ट्रपति भी उस व्यक्ति को संवैधानिक रूप से अनुच्छेद 75(1) के तहत उसे प्रधानमंत्री के लिए शपथ दिलाता है, ठीक है? अब यहाँ पे देखेंगे, एक एक चीज और हम ऐड करना चाहेंगे कि लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त होगा। यहाँ पर देखते हैं 1996 वो स्थिति था जब देश ने मात्र 13 से 14 दिनों के प्रधानमंत्री भी देखा था। 15 15 जून 1996 से 15 मई 1996 से 1 जून 1996, मात्र 14 दिनों के प्रधानमंत्री भी इस देश ने देखा था। वो कौन थे? श्री अटल बिहारी वाजपेयी वो पहले व्यक्ति थे भारत में जो मात्र 14 दिन तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहे थे। जब उन्हें बहुमत सिद्ध करने का वक्त आया, साबित करने का वक्त आया, तो उस समय उनके एक सांसद जो पश्चिम बंगाल से थे, उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया, और जब समर्थन वापस ले लिया, तो इस स्थिति में जो है 13-14 दिनों के अंदर जो है अटल बिहारी की सरकार जो है सो गिर जाती है। तो सबसे कम दिनों की प्रधानमंत्री कौन था? सवाल आता है कि सबसे कम दिनों के प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। कितनों दिनों के? तो 13 दिनों का प्रधानमंत्री, मात्र 13 दिनों का। कब? 1996 में। 1996 भी बोले तो 1996 में मात्र 13 दिनों का प्रधानमंत्री बनाए गए थे। 15 मई 1996 से 1 जून 1996 तक पुनः प्रधानमंत्री अटल बिहारी कब बनाए जाते हैं? 1999 में जनवरी, फरवरी, मार्च 1999 में दोबारा बनते हैं, और 1998 में दोबारा बनते हैं। वो 7 महीनों के लिए बनाए जाते हैं, बनते हैं, और पुनः 1999 में जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, तब 5 वर्ष के लिए बनते हैं, और 1999 से 2004 तक प्रधानमंत्री बनते हैं। मतलब ये पहले व्यक्ति थे कि जो 13 दिन और 7 महीने और 5 वर्ष, मतलब 3 अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनने वाले कोई व्यक्ति हमारे भारतीय इतिहास में है, तो है अटल बिहारी वाजपेयी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे, तो उन्होंने 16 वर्ष 9 महीने लगभग 12 दिन प्रधानमंत्री पद पर बने रहे थे। 16 वर्ष 9 महीने 12 दिन, 1947 से लेकर के 1964 में जितने दिन होते हैं आप जोड़ के देख लीजिए। मुझे अब मेरी जानकारी में 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन, एटलीस्ट 17 वर्ष तक देश की सेवा करने वाले कोई व्यक्ति थे। तो देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्हें लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त था, और विश्वास मत जब तक प्राप्त रहा, जितने भी बार चुनाव हुए, जितनी बार विश्वास मत उन्हें प्राप्त हुआ, उतनी बार वे प्रधानमंत्री पद पर बने रहे। तो सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री कार्य में कौन बैठे रहे? सबसे लंबी कार्यकाल किसकी थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी। कितने वर्षों तक? 16 वर्ष और 9 महीने 12 दिन के लगभग। और सबसे कम कौन प्रधानमंत्री रहे अपने देश में? तो मात्र 13 दिन, अटल बिहारी वाजपेयी। कब? 15 मई 1996 से 1 जून 1996। 3-3 बार प्रधानमंत्री पद अलग अलग अवधि के लिए बनने वाले। ऐसे तो इंदिरा गांधी भी थी, लेकिन 5 साल के लिए रेगुलर थी, लेकिन ये इनकी अलग अलग अवधि 13 दिन 10 महीने 1998 से 99, मार्च से लेकर के अक्टूबर तक, और फिर 1998 से 99 लास्ट, और 99 से 2004 तक 5 वर्षों के लिए, माने 3-3 अलग अलग दिनों का कार्यकाल पूर्ण करने वाले भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक है? और वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी
कितने कब से हैं ये? 2014 से वर्तमान 2025 तक ये कार्यरत है। तो संभवतः ये 2025 तक है। यदि अगली बहुमत इन्हें प्राप्त होती है, तो ये संभवतः जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके कार्यकाल के रिकॉर्ड को भी तोड़ सकते हैं। ठीक है? अब नोट में हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री का निर्वाचन, जैसा फर्स्ट में भी हमने देखा कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है, लोकसभा के चुनाव के माध्यम से होता है तथा उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद आर्टिकल 175 सब क्लॉक 1 के तहत किया जाता है। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री का किस प्रकार से वर्णन होता है, किस प्रकार से उनकी सारी प्रक्रियाएं होती है। इसी के साथ में मिलते हैं किसी नए आर्टिकल में और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।